इस 30-40 मिनट के बाद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में और स्यूडो फोर्स में भी। एक्चुअली क्या है ना कि न्यूटन्स की जो लॉज है ना वो हर एक सिचुएशन में वैलिड नहीं है। इसको बिना समझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अधूरी है। हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसको बिना समझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अधूरी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि एक्चुअली है क्या। इसी में एक आता है स्यूडो फोर्स। ये स्यूडो फोर्स कहाँ से आ गया, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है सर, क्या मतलब बनता है फिर उसका, कहाँ से लाया गया उसको। तो पूरी बात हम लोग समझेंगे, आराम से समझेंगे। ये लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट या 40 मिनट के आसपास होने वाला है। बट हाँ, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस 30-40 मिनट के बाद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में और स्यूडो फोर्स में भी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, है ना, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो एक्चुअली क्या है ना कि न्यूटन्स की जो लॉज है ना वो हर एक सिचुएशन में वैलिड नहीं है। हर सिचुएशन में न्यूटन्स की लॉज वैलिड नहीं है। तो जिस फ्रेम के लिए न्यूटन्स के लॉज वैलिड हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और जहाँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है जिस फ्रेम के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर विच न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ की बात हो रही है। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज आर नॉट वैलिड, आर वैलिड, इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल में क्या हो गया, वैलिड हो जाएगा। नॉन इनर्शियल में क्या है, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर विच न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज आर नॉट वैलिड, इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो डेफिनेशन की बात होगी। तो इनर्शियल क्या हो गया, जिसमें न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड लॉज वैलिड हैं, और नॉन इनर्शियल में क्या हो गया, जिसमें न्यूटन के सेकंड और फर्स्ट लॉज वैलिड नहीं है। पहली बात, पता कैसे चलेगा कि कौन सा इनर्शियल है कौन सा नॉन इनर्शियल है। तो कोई भी ऐसा फ्रेम जो या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो इनर्शियल होगा। क्या यहाँ पे, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज एन इनर्शियल फ्रेम। मतलब यहाँ के लिए क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ वैलिड है। अगर हम रेस्ट पे हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो न्यूटन का फर्स्ट और सेकेंड लॉ वैलिड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नॉन इनर्शियल कैसे पहचानेंगे, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसमें क्या है, अगर कोई फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब हम जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस फ्रेम में क्या है, एक्सेलरेशन है, तो वहाँ के लिए फर्स्ट और सेकेंड लॉज वैलिड नहीं है। ठीक, तो हम लोग समझेंगे बहुत डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, आराम से, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली है, इस बात की गारंटी है। ठीक, आधे घंटे में पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी एक्चुअली है क्या, कहना क्या मतलब क्या है इसका। ठीक, अच्छा, थोड़ा हम सब समझते हैं बातों कि न्यूटन का फर्स्ट और सेकेंड लॉ है क्या। ठीक, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है न्यूटन का, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है, क्या है, नेट फोर्स जीरो, तो या तो वो रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। या तो वो रेस्ट में रहेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर उस पर नेट फोर्स है, इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर उस पर नेट फोर्स है तो वो ना तो रेस्ट में रहेगा ना उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगा। ये पक्की बात है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो रेस्ट में रहेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर नेट फोर्स है तो 100% उसमें एक्सेलरेशन होगा ही होगा। लेकिन ये बात तभी सही है जब वो फ्रेम कैसा हो, इनर्शियल हो। नॉन इनर्शियल में ये वैलिड नहीं है। ठीक, यानी ऐसा फ्रेम जो कि एक्सेलरेट कर रहा है खुद, हम वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये बात हमारे लिए सही नहीं होगी। इसको हम लोग समझेंगे अभी डिटेल में, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ना।
हम लेते हैं यहाँ पे लिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एक लिफ्ट है यहाँ पे, ठीक। इसमें ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m है। एक ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे है, एक ऑब्जर्वर हमारे लिफ्ट के अंदर है और एक ऑब्जर्वर यहाँ बाहर है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि लिफ्ट क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। हम चेक करते हैं कि ये दोनों क्या क्या इक्वेशन बनाते हैं। इस ब्लॉक को एनालिसिस करना, ये हमारा सिस्टम है। हमें ये देखना है कि इन दोनों के इक्वेशन में कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। देखते हैं। तो पहले बनाते हैं आउटसाइड के लिए। फॉर आउटसाइड ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को देख रहा है। इसके लिए इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। और नेट फोर्स 0 क्या मतलब हुआ, mg कहाँ लग रहा है, यहाँ पे नीचे लग रहा है। नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये जो इक्वेशन बनाएगा ये बोलेगा कि जो नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है इस पे और जो mg लग रहा है नीचे, ये दोनों क्या, ये फोर्सेस क्या है, ये बैलेंस है। नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो ये जो इक्वेशन बनाएगा वो क्या बनाएगा, n इक्वल टू mg। कोई प्रॉब्लम नहीं है, n इक्वल टू mg बना लिया इसने, ठीक। अब हम बात करते हैं इनसाइड ऑब्जर्वर के लिए। हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर इनसाइड ऑब्जर्वर, है ना। इसके लिए ये ब्लॉक रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और मोशन डिफाइंड ही ऐसे है। मोशन क्या है कि ऐसे नहीं, किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, सिंपल सी बात है। इसके रिस्पेक्ट में अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो ये ब्लॉक कैसा है, रेस्ट में है। ये भी क्या बोलेगा, अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का सहारा लेगा, बोलेगा अगर नेट फोर्स 0 है उस पर तभी वो रेस्ट में है। तो ये रेस्ट में मतलब नेट फोर्स 0 हो गया, यानी इसके लिए भी जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, n इक्वल टू mg। और ये बोलेगा कि वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, इक्वल है, तभी ये रेस्ट में है, नेट फोर्स 0 है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ने इक्वेशन सेम बनाया है, n इक्वल टू mg, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऐसा करते हैं ना कि इस लिफ्ट को हम एक्सेलरेट करा देते हैं। हमने क्या किया, इसको एक्सेलरेशन दे दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। अब क्या है, हम इक्वेशन बनाते हैं इसका। अब अगर हम इसका इक्वेशन बनाना चाहें, अब आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए, जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा है वो क्या देख रहा है, इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका सिस्टम है। ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो F इक्वल टू क्या होता है हमारा, ma। ये वेक्टर रिलेशन है। इसका मतलब ये होगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, नेट फोर्स, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन होगा। अब क्या है कि ये बोलेगा कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो नेट फोर्स होगा इस ब्लॉक पे वो क्या होगा, n माइनस mg। क्या होगा इस पे, n माइनस mg। ये हमारा नेट फोर्स हो गया हमारा, ये इस ब्लॉक में इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma इक्वल टू ma। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। यहाँ पे n इक्वल टू क्या आएगा हमारा, mg प्लस ma। इसने बनाया इक्वेशन n इक्वल टू mg प्लस ma। तो इसके लिए नॉर्मल डायरेक्शन क्या आ गया हमारा, ये आ गया, है ना, बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए, आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए, ठीक। अब देखते हैं इनसाइड ऑब्जर्वर क्या बनाता है इक्वेशन। फिर वही बात होगी, इसके लिए ब्लॉक कैसा है, ये रेस्ट में। इसके लिए ब्लॉक कैसा है, रेस्ट में। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ का सहारा लेगा, क्या बोलेगा कि मेरे लिए ब्लॉक रेस्ट में है, मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 मतलब क्या हुआ, जितना नॉर्मल लग रहा है उतना ही mg लग रहा है, ठीक। ये क्या इक्वेशन बनाएगा, n इक्वल टू mg। अब प्रॉब्लम आ चुकी है। इसके पहले वाले एग्जांपल में क्या था कि ये ऑब्जर्वर तो रेस्ट में ही है, ये तो इनर्शियल में है, ये तो पक्की बात है, हमारा कैसा है, ये इनर्शियल फ्रेम में है। इसने इक्वेशन बनाया था n इक्वल टू mg पिछले वाले केस में। इस बार इसने क्या इक्वेशन बनाया, n इक्वल टू mg प्लस ma। ये जो ऑब्जर्वर था
पिछले केस में इसने भी वही इक्वेशन बनाया था जो आउटसाइड ऑब्जर्वर ने बनाया था, दोनों के इक्वेशन क्या था, सेम था, n इक्वल टू mg था। अब इस केस में प्रॉब्लम आ चुकी है, यहाँ पे क्या है, इसने जो इक्वेशन बनाया है वो क्या है, n इक्वल टू mg प्लस m है। इसका इक्वेशन क्या है, अभी भी इसका n इक्वल टू mg ही है, प्लस m इसके अंदर नहीं है। अब पक्की बात है कोई ना कोई तो गलत होगा, किसी न किसी को तो गलत होना ही पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं सर अपने लिए वो सही है, ये अपने लिए वो सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई ना कोई 100% गलत है। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे सर, कैसे पता चलेगा कि ऐसा होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर ये अपने लिए, वो अपने रेफरेंस में वो सही बोल रहा है, अपने रेफरेंस में वो सही बोल रहा है, ऐसा नहीं। अब इसको वेरीफाई कराएंगे, है ना, हो जाएगा वेरीफाई, आराम से हो जाएगा वेरीफाई। ऐसा करते हैं ना कि हम ये एज्यूम करते हैं, ये जो ब्लॉक रखा है ना, ये ब्लॉक जो रखा हुआ है, ये रखा है किसी वेइंग मशीन पे, ठीक। और वेइंग मशीन क्या रीड करता है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या रीड करता है वो, नॉर्मल रिएक्शन रीड करता है, ठीक। अब क्या है कि अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हम मान लेते हैं इसकी थोड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वैल्यू लेते हैं, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। हमने मान लिया उसका जो मास है वो कितना है, 10 kg है, और लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है हमने कितना मान लिया, एक्सेलरेशन कितना है इसका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, ठीक। अब हम इसके हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन बनाया था हमारा क्या था, n इक्वल टू mg प्लस m। अब इसकी बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बनाएगा क्या है, नॉर्मलाइजेशन कितना करेगा ये, n इक्वल टू mg क्या हो जाएगा, mg प्लस ma लिख लेते हैं यहाँ पे। मास कितना है इसका 10, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं आसानी के लिए, प्लस 10 इंटू 2, मास ऑफ द ब्लॉक 10, एक्सेलरेशन कितना है इसका a है, कितना आ गया हमारा ये 100 प्लस 20, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया हमारा 120 न्यूटन। ये हमारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे, इसके इक्वेशन के हिसाब से, है ना। तो क्या इसके लिए n इक्वल टू mg आएगा, क्या अगर ये ऑब्जर्व करेगा वेइंग मशीन में तो इसको 100 न्यूटन दिखाई देगा, इसको n इक्वल टू mg दिखना चाहिए। अगर इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू mg कितना आएगा हमारा 100 न्यूटन, ऐसा तो होगा नहीं। एक्चुअल में क्या है ना कि इसको भी 120 ही दिखेगा। हम लोग किसी वेइंग मशीन में जब खड़े होते हैं तो उसका जो पॉइंटर होता है वो चेंज होता रहता है। अगर मैं उसको प्रेस करूं, है ना, अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं उस पर हल्का सा, मतलब मेरा सेंटर ऑफ मास अगर एक्सेलरेट करे उस पर, तो क्या होता है उसकी रीडिंग चेंज हो जाती है। हमने ऐसा फील किया भी है। अगर लिफ्ट जब ऊपर जाती है, जब ऊपर एक्सेलरेट करना स्टार्ट होती है लिफ्ट, तो होता क्या है कि हमें थोड़ा सा अपना वेट ज़्यादा फील होता है, क्योंकि हमारा नॉर्मल फोर्स थोड़ा बढ़ जाता है। तो जब भी ऑब्जर्व करेगा इस ब्लॉक को ना, ये क्या बोलेगा कि हाँ इसको भी रीडिंग कितनी दिख रही है, 120 न्यूटन ही दिखेगी इसको, ये नहीं दिखने वाली है इसको भी वही दिखेगी, ठीक। अब बात करते हैं इसकी। इसने जो इक्वेशन बनाया था n इक्वल टू mg, इसके हिसाब से कितना आना चाहिए था फोर्स 100 न्यूटन, बट आ कितना रहा है 120, रीडिंग दिख रहा है उसको, ठीक। अब क्या है ना, अब इसका दिमाग खराब होगा, अब ये इसका विश्वास उठेगा थोड़ा सा कि फर्स्ट लॉ जो है गड़बड़ है ना, क्योंकि ये क्या बोलेगा, अब ये बोलेगा कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों है, क्योंकि जो ऊपर का नॉर्मल डायरेक्शन है वो बढ़ चुका है, वो कितना हो चुका है, वो 120 न्यूटन, और mg तो वही लगेगा, क्योंकि mg क्या है, वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो उस ब्लॉक और अर्थ के बीच की कहानी है, उसके बीच का इंटरेक्शन है, वो तो वही होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या बोलेगा, एक्चुअल कहानी ये है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है, ऊपर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, नीचे mg कम है, तो नेट फोर्स ऊपर है, वो एक्सेलरेट भी कर रहा है ऊपर, इसको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके लिए ये रेस्ट में है, इसके लिए क्या है, ये रेस्ट में है। क्यों, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है 120, और यहाँ पे कितना है 100 न्यूटन, तो नेट फोर्स कहाँ पे आ रहा है, नेट फोर्स ऊपर आ रहा है कितना 20 न्यूटन का। मतलब ये है कि इसके लिए अब इस फ्रेम में नेट फोर्स है, बट फिर भी ब्लॉक कैसा है, रेस्ट में है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ फेल हुआ कि नहीं, फर्स्ट लॉ क्या बोला था कि अगर नेट फोर्स, अगर वो रेस्ट में है, मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसा है नहीं, यहाँ पे इस पर नेट फोर्स है 20 न्यूटन का ऊपर, इसको एक्सेलरेट करना चाहिए ऊपर, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये रेस्ट में है। तो ये क्या बोलेगा कि नेट फोर्स 0 है, बट वो है नहीं, इसको दिख रहा है कि नहीं है,
इसको वेइंग मशीन में दिख रहा है कि 120 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन हो चुका है, ठीक। अभी लिफ्ट मान लो रेस्ट पे थी, ये ऑब्जर्व कर रहा था, इसने देखा कि हाँ 100 न्यूटन था, mg में नीचे 100 है, नॉर्मली ऊपर 100 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही लिफ्ट एक्सेलरेट करना शुरू की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्या हुआ, अपवर्ड फोर्स कैसा हो गया, 120 न्यूटन, यानी, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है हमारा 100, तो मतलब नेट फोर्स क्या हो गया 20 न्यूटन। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको दिख रहा है कि हाँ 20 न्यूटन है और ऊपर एक्सेलरेट कर भी रहा है। इसको प्रॉब्लम होगी कि अगर ऊपर नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, 20 न्यूटन है, तो फिर वो रेस्ट में कैसे है। इसके लिए फर्स्ट में वैलिड नहीं है, फेल हो गया कि नहीं इसके लिए। तो इसका फ्रेम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना। क्यों नॉन इनर्शियल हुआ ये, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है ये। अब प्रॉब्लम वाली बात आ गई, अब इन दोनों का इक्वेशन सही नहीं है, तो पक्की बात है इसका इक्वेशन सही है, ठीक, और इनर्शियल में है। अब इसमें डिफरेंस आ गया, तो न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ वैलिड नहीं है, तो क्या किया जाए, ना पढ़ा जाए, हटाओ सब, फेंको, बवाल है फालतू में नहीं। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा चेंज करके न्यूटन सर की आत्मा को दुख ना हो, है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वैलिड करा देते हैं। मतलब वैलिड कैसे कराते हैं कि एक अपनी तरफ से फोर्स ऐड करते हैं। अगर जरा ध्यान से देखें हम लोग, तो इसके इक्वेशन में और इसके इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, एम ए का ही तो डिफरेंस है, इस एम ए का जो डिफरेंस है ना, जिसकी वजह से ये इसको नहीं समझ में आ रहा था। इसके लिए कितना था हमारा 100 न्यूटन था, mg नॉर्मल कितना था 120 न्यूटन, है ना। बट वो क्या बोलेगा, स्टार्टिंग में क्या बोला था वो कि नहीं 100 न्यूटन ही लगेगा। रीडिंग देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, अरे तो 120 न्यूटन आ गया इस पर। कोई बात, इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, एम ए ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर दिया हमने, एम ए। ये एम ए खास बात ध्यान देने वाली बात है, सर ये दोनों इक्वल वही तो आया है, फिर आया नहीं है, इसको लाया गया है, जबरदस्ती लाया गया है इसको। इस फोर्स का इसके लिए कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको लाया गया है जानबूझ के। तो ये जो फोर्स है ना, यही हमारा क्या है, स्यूडो फोर्स। क्या है ये हमारा स्यूडो फोर्स है ना। यही हमारा स्यूडो फोर्स मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी फोर्स है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसके लिए ये लाया गया है ताकि इसकी भी रीडिंग करेक्ट आए वेइंग मशीन में। हाँ, अब क्या है, इसने तो सही बनाया था। अब अगर ये इक्वेशन ये भी यूज करें तो ये भी क्या बोलेगा, हाँ ठीक है, ऊपर क्या लग रहा है 120 और नीचे भी क्या ऐड कर देगा, ये mg में क्या ऐड कर देगा, ma, ये भी ma का ऐड कर देगा, ये इसका भी कितना आ जाएगा 20 न्यूटन, ma भी हो जाएगा, इसका भी 120, इसका भी 120। अब वैलिड हो गया। अभी क्या बोलेगा कि हाँ मेरे लिए भी क्या, हमने इसको जब ऐड कर दिया तो हमने देखा कि ऊपर भी 120 हो गया और नीचे भी 120 हो गया, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके लिए भी वैलिड हो गया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वैलिड था नहीं, कराया गया है, जबरदस्ती कराया गया है, जानबूझ के ऐड किया गया ये फोर्स, ताकि हम हर फ्रेम में न्यूटन्स लॉज को यूज कर सकें, इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं स्यूडो फोर्स की, हम जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो परफेक्ट बनेगा। लेकिन अगर हम अंदर जाकर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना पड़ेगा, जो कि इनर्शियल से ही आ जाएगा। इनर्शियल का बना लेंगे हम, वही क्वेश्चन इसका भी होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा क्या है, स्यूडो फोर्स है, इसको हम यहाँ पे ऐड किए हैं जानबूझ के, ठीक। यही हमारा क्या है, स्यूडो फोर्स है, और ये एक्चुअल फोर्स नहीं होता है, जानबूझ के ऐड किया गया है, ठीक। कहानी क्लियर है, स्यूडो फोर्स की कहानी क्यों आएगी यहाँ पे, वैलिड कराने के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज को करेक्शन के लिए ये ऐड किया गया है, ठीक। कोई खास बात, तो ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हाँ स्यूडो फोर्स समझते हैं थोड़ा सा, है ना। तो स्यूडो फोर्स क्या हो गया हमारा, ये एक सेकेंड। तो स्यूडो फोर्स में क्या है ना कि हमें सबसे ज़्यादा समझना पड़ेगा पहले कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी स्यूडो फोर्स की, ये डिसाइड कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, है ना। तो स्यूडो फोर्स में देखो क्या है यहाँ पे, when we convert a non-inertial frame into inertial frame to apply Newton's first or second law, then we have to add an imaginary force which is called pseudo force or inertial force भी बोलते हैं इसको। pseudo force बोल रहे हैं, pieces force बोल रहे हैं, या फिर inertial force बात एक ही है, ठीक।
अब दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट बात, एज देयर इज नो फिजिकल ओरिजिन ऑफ स्यूडो फोर्स। फोर्स क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन है, दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं, अकेला नहीं लगाता है बस। थर्ड लॉ क्या होता है, दोनों पे लगता है और इक्वल एंड अपोजिट होता है। स्यूडो फोर्स ये फॉलो करने वाला नहीं है। स्यूडो फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो नहीं करेगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलो नहीं करेगा लॉस, है ना। एज देयर इज नो फिजिकल ओरिजिन ऑफ स्यूडो फोर्स, हमने इसको जानबूझ के ऐड किया है, था नहीं है, ठीक। हेंस इट डज नॉट फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, हेंस इट्स रिएक्शन पेयर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम इसको ढूंढना शुरू कर दें कि इसका रिएक्शन पेयर कहाँ है तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला है ही नहीं है वो, हमने ऐड किया उसको, तो जानबूझ के ऐड किया उस फ्रेम के लिए, ठीक। अब क्या है, हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। हम इसको समझेंगे पहले। अगर ये फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, यहाँ पे मास रखा है m, ठीक। तो इस पे जो स्यूडो फोर्स हमने जो किया था ऐड, ऊपर नॉर्मल था, नीचे क्या था, mg था, और n इक्वल टू क्या था इसके लिए, जो अंदर ऑब्जर्वर था हमारा, है ना, mg प्लस ma, यही तो हमने ऐड किया था। इस स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा प्रोडक्ट ऑफ, जो यहाँ लिखा है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इनर्शियल फ्रेम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इनर्शियल फ्रेम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये क्या हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, यानी ma हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक। यहाँ पे a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ स्यूडो फोर्स। डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। जिस डायरेक्शन में नॉन इनर्शियल फ्रेम लग रहा है, मतलब सॉरी, जिस डायरेक्शन नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट लगेगा, क्योंकि हमने इसको mg में तो ऐड किया है ना, इसको हमने कहाँ ऐड किया है, mg में ऐड किया है। फ्रेम कहाँ ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर, mg कहाँ लग रहा है, नीचे, उसी डायरेक्शन में हमने ऐड किया है क्या, ma। तो पक्की बात है ये ma कहाँ पे ऐड होगा, उसके अपोजिट ऐड होगा, mg में ऐड हुआ है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और इसकी डायरेक्शन भी पता चल गई। कोई खास बात, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। अभी और क्लियरिटी आएगी, समझते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से। मान लो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक बॉक्स है ना, इसमें कोई मास m रखा है, ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है हमारा, ax i, इधर ये एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक। अगर हम बात करें स्यूडो फोर्स की, F स्यूडो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये हमारा कितना है, m है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो हमारा क्या है, ax है। ये मैग्नीट्यूड मिल गया हमको। डायरेक्शन क्या होगा, इसकी अपोजिट होगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा हमारा, माइनस का i के। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये जो F स्यूडो फोर्स आया हमारा, क्या आ गया हमारा, ये माइनस का max। माइनस साइन क्या बता रहा है, यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन किधर है, उसके अपोजिट। हमने इसको पॉजिटिव मानी, हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। यही कहानी क्या है, अगर मैं इसको इसके अपोजिट एक्सेलरेट कराऊँ, ये हमारा मास m है, इसका एक्सेलरेशन a इस डायरेक्शन में है, माइनस ax i कैप है, ठीक, नेगेटिव डायरेक्शन में है। कितना लगेगा स्यूडो फोर्स इस पे, स्यूडो फोर्स कितना लगेगा इस पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द नॉन इनर्शियल फ्रेम m हो गया, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है हमारा, ये ax है, मैग्नीट्यूड मिल गया हमको। डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये डायरेक्शन हमारा क्या है, माइनस है, इसके अपोजिट क्या होगी, प्लस, अपोजिट में लगेगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस i कैप। कितना आ गया हमारा, ये प्लस का max i कैप, ये हमारा क्या आ गया, स्यूडो फोर्स, है ना, ये हमारा क्या आ गया, स्यूडो फोर्स आ चुका है, ठीक। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी क्लियरिटी आ चुकी है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं एपरेंट वेट से, है ना। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि, इसलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ना,
यहाँ पे क्या एक ब्लॉक है, ठीक, ये उधर ऊपर क्या हो रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, mg कहाँ लग रहा है, नीचे, नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो यहाँ पे जो वेट आएगा, इसका वेट क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्शन, जो नॉर्मल डायरेक्शन होता है वही हमारा क्या होता है, हम उसको एज अ वेट फील करते हैं। ये हमारा क्या है, mg, और ये उसका एक्चुअल वेट है, ये उसका क्या है, एक्चुअल वेट है। अगर यही लिफ्ट क्या हो, एक्सेलरेट कर रहा है ये एक्सेलरेशन से, और ये जो इक्वेशन है ये हम चाहे बाहर से ऑब्जर्व करें चाहे अंदर से ऑब्जर्व करें, इक्वेशन n इक्वल टू mg ही आने वाला है, क्योंकि ये भी फ्रेम कैसा है, इनर्शियल है, ठीक। रेस्ट पे कोई फ्रेम होगा वो भी इनर्शियल है, और मोशन में होगा तो भी इनर्शियल है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, यहाँ पे n इक्वल टू क्या आएगा, n माइनस mg इक्वल टू ma, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, mg प्लस ma, यानी हमारा क्या है, ये वेट क्या है, पहले हमारा वेट क्या था, mg था, अब हमारा क्या हो गया, वेट क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक। एपरेंट वेट बोलेंगे इसको, ये हमारा क्या, n क्या है हमारा, n हमारा एपरेंट वेट है, इसको हम w एपरेंट लिख देते हैं ना, w एपरेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg जो उसका एक्चुअल वेट है प्लस ma। तो हमें अगर यहाँ पे कोई वेइंग मशीन में रखा है तो हमें उसकी रीडिंग इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर कोई अंदर ऑब्जर्वर है उसके लिए इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसको हमने पढ़ा दिया है कि नहीं ठीक है, इसको ऐड कर लेना, जब अंदर जाना तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इस फोर्स को ऐड कर लेना, तुम्हारी भी रीडिंग सही आएगी, ठीक। वही ऐड कर लेगा, उसका भी क्वेश्चन सही आ जाएगा, ठीक। अब क्या है, अगर ये लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करे, ठीक, इसमें क्या होगा, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन कहाँ पे इसका, नीचे की डायरेक्शन में। अब ये क्वेश्चन क्या बनाएगा, थर्ड वाले केस में ये बनाएगा कि mg फोर्स ज़्यादा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, mg माइनस n इक्वल टू ma। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, mg माइनस ma, यही हमारा क्या एपरेंट वेट है। तो यहाँ पे जो w एपरेंट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा हमारा, mg माइनस ma, यानी जो उसका एक्चुअल वेट था उससे कम हो चुका है, और रीडिंग कम भी हो जाएगी। जब हम लिफ्ट में होते हैं और जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करती है तो क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्शन कम होगा। कभी एक्सपेरिमेंट करना, अगर कोई लिफ्ट है ना उस पर क्या है कि वेइंग मशीन में खड़े होकर हम चेक करना चाहें कर सकते हैं। जैसे लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करेगी हमें रीडिंग कम हो जाएगी उसकी, ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो रीडिंग क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो इनर्शियल फ्रेम में जो बाहर है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अंदर से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम उस फ्रेम में जहाँ पे जो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, तो वहाँ पे हमें ये फोर्स ऐड करना पड़ेगा, ये वाला स्यूडो फोर्स वाला। तो इसके लिए उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, ऐड कराया गया बाद में। यही हमारा क्या होता है, स्यूडो फोर्स होता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ बात क्लियर है। तो अब मैं क्या है ना कि इसको अगर हम समराइज करना चाहें कि स्यूडो फोर्स और इनर्शियल नॉन इनर्शियल, हम थोड़ा समराइज करना चाहते हैं एक बार फिर से, थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, या तो वो रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, या फिर क्या अगर नेट फोर्स है तो पक्की बात है वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक। लेकिन लिफ्ट वाले केस में हमने देखा था कि जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रहा था तो जो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर था इसके लिए ये रेस्ट में था, इसके लिए क्या था, ये रेस्ट में था। लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं था। नेट फोर्स कहाँ था, ऊपर की डायरेक्शन में था। कितना था, 20 न्यूटन। अभी जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था, ऊपर फोर्स कितना था, नेट फोर्स क्या था 120 और माइनस 100 कितना था 20 न्यूटन। अपवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स है, उसके बाद भी इसके लिए कैसा है, ये रेस्ट में। तो फर्स्ट लॉ फेल हुआ कि नहीं, ये देख रहा है कि यहाँ ऊपर नेट फोर्स है 20 न्यूटन का, फिर भी वो रेस्ट में है, तो फर्स्ट लॉ इसके लिए फेल है, ठीक। तो ऐसा हो सकता है कई बार कि उस पर नेट फोर्स है फिर भी वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ फेल है। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी सिचुएशन में कि नेट फोर्स जीरो है फिर भी वो एक्सेलरेट कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहें कि नेट फोर्स जीरो है फिर भी वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक। जैसे कि मान लो अभी मैं यहाँ पे हूँ, है ना, और हमारे सामने एक बुक रखी है, एक टेबल पे बुक रखी है, ठीक।
मैं अभी रेस्ट पे हूँ, मैं रेस्ट पे, मेरा फ्रेम इनर्शियल है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ बुक को, ठीक। मैं क्या देख रहा हूँ, एम जी नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नेट फोर्स क्या है, जीरो है, नेट फोर्स क्या है, जीरो है, और वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, फर्स्ट लॉ वैलिड है। लेकिन जैसे ही मैंने चलना स्टार्ट किया, जैसे मेरी वेलोसिटी जीरो से कुछ हुई, जीरो से बढ़ के कुछ वेलोसिटी हुई मेरी, तो मेरे अंदर क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। मैं किधर एक्सेलरेट कर रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा हूँ, और मेरे रिस्पेक्ट में बुक किधर एक्सेलरेट कर रही है, पीछे जा रही है। बुक कहाँ जा रही है, पीछे, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। अब क्या है, अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक कोई और पर्सन है जो वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए बुक रेस्ट में है, वो क्या बोल रहा है, नेट फोर्स जीरो है, एन इक्वल टू एम जी है। मैं भी जब रेस्ट में था तो मैं भी क्या बोला था, एन इक्वल टू क्या है, एम जी है। लेकिन जैसे ही मैं मोशन में आया, मेरे रिस्पेक्ट में बुक कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है। बुक कहाँ जा रही है, पीछे। अब मैं क्या बोलूँगा, उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर कोई फोर्स लग रहा है। अब क्या है कि अगर मैं उस फोर्स को ढूंढना चाहूँ तो मुझे नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक्चुअल जो रियल फोर्सेस लग रहे हैं उस पर, वो तो नॉर्मल डायरेक्शन है और एम जी लग रहा है। वो तो क्या, वो तो बैलेंस फोर्स है, उसकी वजह से कोई एक्सेलरेट करेगा नहीं। अगर वो अपोजिट में एक्सेलरेट किया है तो वो फोर्स मिलने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ चुकी है। अब मुद्दे वाली बात यह है कि अर्थ हमारा कैसा है। अगर हम पूछें कि अर्थ इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, अगर मैं पूछूं कि अर्थ इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल, जवाब क्या होगा? तो बात यह है कि अर्थ रोटेट कर रहा है ना, अपने एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है। और अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में है तो उसमें एक्सीलरेशन है। तो हमारा अर्थ भी क्या है, एक एक्सीलरेटिंग फ्रेम है। तो कैसा हुआ, ये नॉन इनर्शियल हुआ। अगर नॉन इनर्शियल हुआ तो पक्की बात है हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा उसमें। लेकिन हम लोग ऐड करते नहीं, हम लोग तो एन इक्वल टू एम जी करते हैं। अगर हम यहाँ पे, अगर ग्राउंड पे क्या है, अगर यहाँ ग्राउंड पे, हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर, एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे। हम इसमें तो नहीं ऐड करते हैं स्यूडो फोर्स डेली लाइफ में, बट लगता है वो वैल्यू बहुत कम, इसलिए नहीं ऐड करते हैं। अगर ये एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। अगर हमारा अर्थ क्या है, स्पिन हो रहा है, अर्थ हमारा क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, ठीक। तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर है, सेंटर की तरफ है। किधर है, सेंटर की तरफ है। तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, उस पर ऊपर की तरफ लगेगा। ये हमारा क्या है, स्यूडो फोर्स। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए एन प्लस एम ए इक्वल टू एम जी, यही है ना। तो एन इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, एम जी माइनस एम ए, एन इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। ये हमारा क्या है, ये स्यूडो फोर्स है जो हमें ऐड करना चाहिए, लेकिन हम ऐड नहीं करते हैं। क्यों नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि हम जो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, जो वो स्पिन की वजह से आ रहा है, वो बहुत कम आता है। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्या आ जाएगा उसका, सॉरी, आर ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या, हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। इसकी जो वैल्यू आती है ना, ये बहुत कम आती है। इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या है, नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको हम ऐड नहीं करते हैं डेली लाइफ में। बट अर्थ कैसा है, अर्थ जो है वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ही है, लेकिन ये वैल्यू बहुत कम आती है, इसको इसलिए ऐड नहीं करते हैं स्यूडो फोर्स में। कहानी क्लियर है। हम एन इक्वल टू एम जी काम चला लेते हैं, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अर्थ क्या है, नियरली इनर्शियल फ्रेम है। हम मान सकते हैं हाँ ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत कम है। तो उसमें जो स्यूडो फोर्स लग रहा है वो नेग्लिजिबल लग रहा है एम जी के कंपेरिजन में, इसलिए हम डेली लाइफ में उसको ऐड नहीं करते। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और स्यूडो फोर्स की जरूरत तभी पड़ती है जब हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हैं। बाहर से ऑब्जर्व करेंगे कोई मीनिंग उसका नहीं है, वो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो जब भी हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जाएं तभी हम उसका ख्याल रखें। बेटर क्या रहेगा कि हम इनर्शियल से ऑब्जर्व करें, इक्वेशन बनाएं, और हम कोशिश करेंगे कि वही इक्वेशन हमको वहाँ भी मिलना चाहिए नॉन इनर्शियल में। अपने आप ऐड करना पड़ेगा उसको फिर, ठीक। तो अब क्या है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं काफ़ी बात समझाने में सक्षम रहा हूँ। बाकी क्या है कि अब आप लोग अगर बहुत ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान देंगे क्वेश्चंस पे, बाहर से क्वेश्चन बनाइए, अंदर से क्वेश्चन बनाइए, इनर्शियल से नॉन इनर्शियल से अलग अलग क्वेश्चन बना के फिर उसको हम लोग और उसको बेटर कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग अपनी। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।